नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एट वॉर। मेरा नाम मोहम्मद सालेह है। क्यूपियांस्क शहर रशिया की सीमा से महज 25 मील दूर है। खार्किव क्षेत्र में यह शहर सामरिक नजरिए से बहुत अहमियत रखता है। युद्ध के शुरुआती दिनों में हमलावर रशिया की सेनाओं ने इस पर कब्जा कर लिया था, जिसे पिछले साल सितंबर में यूक्रेनी सेनाओं ने वापस छीन लिया। मैदानी जंग से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक क्यूपियांस्क एक बार फिर रशिया के जबरदस्त हमलों के निशाने पर है। वहां के लोग इस शहर पर दूसरी बार रशिया के संभावित कब्जे के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। 2 महीने तक चले धीमी चाल वाले पलटवार के बाद अब यह साफ हो गया है कि यूक्रेन रशिया की किलेबंदी को तोड़ने में कोई खास कामयाबी नहीं हासिल कर सका है। अभी तक क्राइमियन पेनिनसुला और पूर्वी मोर्चा जंग का प्रमुख मैदान रहे हैं, लेकिन अब लड़ाई की जमीन बदलने लगी है। रूस ने पूर्वोत्तर खार्किव इलाके के मूवचनोव रेलवे स्टेशन पर कब्जा करने का दावा किया है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने खार्किव में कम से कम 23 बस्तियों को खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। गौर करने की बात है कि जब यूक्रेन पूरी ताकत लगाकर क्रीमिया प्रायद्वीप और पूर्वी सीमा के मोर्चे पर उलझा है, तब रूस ने उत्तर पूर्व में यूक्रेनी सीमा को भेदने के लिए जबरदस्त हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिमी टास्क फोर्स की टुकड़ियों ने कुप्यांस्क के मोर्चे की अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वहां पर कामयाब हमले जारी रखे हैं। 24 घंटे के भीतर रूसी सैनिक 2 किलोमीटर के इलाके में 1 किलोमीटर से अधिक अंदर घुस चुके हैं। हमलावर टुकड़ियों ने खार्किव क्षेत्र में मोवचानोव रेलवे स्टेशन पर भी कब्जा कर लिया है। कुपियांस्क पर 6 महीने से अधिक समय तक रूस का कब्जा था, लेकिन पश्चिमी हथियारों से लैस यूक्रेनी सैनिकों ने खार्किव में बहुत तेज रफ्तार वाले हमले कर रूसियों के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। कुपियांस्क रेलवे का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ 5 अलग अलग रेलवे लाइनें हैं, जिनमें से एक सीधे रूस की ओर जाती है। लिहाजा इसके सामरिक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। रूस के लिए कुपियांस्क पर कब्जा बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जिसे यूक्रेन ने 11 महीने पहले उससे छीन लिया था। 5 अगस्त को रूस ने नोवोसिलिवेस्क के गांव पर भी कब्जा करने का दावा किया और अब इस गांव में बस यही बचा हुआ है। 11 अगस्त को जब कीव में हवाई सायरन बजने लगे, तब यूक्रेन ने पूरे देश में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया था। बार बार मिसाइल हमलों का निशाना बनने वाले पोक्रोव्स्क शहर में 8 लोगों की मौत हो जाने की भी खबर आई है। मारे गए ज्यादातर लोग अपने घरों को महफूज समझकर बैठे हुए थे जब उनके ऊपर मिसाइलों की बरसात हो गई। कोई शक नहीं है कि यहाँ राजनेता शतरंज की बिसात पर अगला मोहरा आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं, तो वहीं इस युद्ध के सबसे बड़े पीड़ित आम लोग बन रहे हैं। ये डर बेबुनियादी नहीं है। यूक्रेन युद्ध यूक्रेन की सीमाओं से आगे बढ़कर बहुत दूर दूसरे इलाकों में भी फैल सकता है। बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर ट्रेनिंग ले रहे वैगनर के भाड़े के लड़ाकों से मुकाबला करने के लिए पोलैंड ने 10,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया है, ताकि सीमा पर पहले से तैनात उनकी टुकड़ियां और मजबूत हो सकें। हमें हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। हम किसी भी आशंका को खारिज नहीं कर सकते हैं, और यही वजह है कि हमने बेलारूस की अपनी सीमा को मजबूत करने के लिए और हमलावरों को डराने के लिए अपनी सेना को सीमा के पास ले जाने का फैसला किया है। हमारी कोशिश हमलावरों को डराने की है, ताकि वो पोलैंड पर हमला करने की हिमाकत न कर सके। लेकिन इस कदम से पोलैंड की सीमा से महज 3 मील अंदर रहने वाले लोगों को बहुत थोड़ा सा ही भरोसा मिल पाया है। मेरा एक बेटा सेना में है, वह फौजी है। मुझे उसकी चिंता है। मेरे पोते पोतियां हैं और मेरे पति विकलांग हैं। मैं उनके लिए सबसे ज्यादा डरती हूँ, क्योंकि मैं खुद को तो संभाल सकती हूँ, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा चिंता है। रूस की दलील है कि नाटो का बढ़ता दायरा युद्ध की असली वजह है। फिलहाल ये जंग मोहरों के जरिए लड़ी जा रही है, लेकिन कोई भी ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कब ये जंग रूस और नाटो के फौजी गठबंधन के बीच बड़े पैमाने पर सीधे टकराव में बदल जाएगी। गहरे समुद्र में खतरनाक युद्ध अभ्यास का क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? 5 अगस्त को
एक बड़ी ही चौंका देने वाली तस्वीर पेश आई जब चाइना के एक तटरक्षक जहाज ने फिलीपींस की सेना को रसद सप्लाई करने वाले एक जहाज पर पानी की बौछार करने वाली वाटर कैनन चला दी। बाद में चाइना ने बयान दिया कि उसने अपने जल क्षेत्र में अवैध रूप से घुसने वाली फिलीपींस की नौकाओं के खिलाफ सिर्फ जरूरत भर की कार्रवाई की है, लेकिन फिलीपींस ने चाइना की कार्रवाई को अवैध, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग वाली और खतरनाक करार दिया है। दक्षिण चीन सागर में स्प्रैटली नाम के द्वीप समूह में वर्षों से खड़ा एक युद्धपोत दोनों मुल्कों के बीच रस्साकसी की वजह बना हुआ है। दिलचस्प बात तो यह है कि 1999 में फिलीपींस ने इस युद्धपोत को वहां पर जानबूझकर खड़ा किया था ताकि वो समंदर में फैले हुए इन द्वीपों पर अपनी संप्रभुता का दावा बरकरार रख सके। उसके बाद से ही फिलीपींस इस युद्धपोत को एक फौजी चौकी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ चाइना चाहता है कि फिलीपींस समंदर में खड़े इस युद्धपोत को स्प्रैटली के टापुओं से दूर हटा ले, लेकिन फिलीपींस इसके लिए तैयार नहीं है। तो क्या है ये पूरा विवाद? हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए विस्तार से। दक्षिण चीन सागर में खड़े खड़े जंग खा रहा यह युद्धपोत फिलीपींस और चीन के बीच गर्मागर्म विवाद का केंद्र बन गया है। सिएरा माद्रे के नाम से जाने जाने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त के इस युद्धपोत को फिलीपींस ने 1999 से यहाँ पर जानबूझकर खड़ा कर रखा है। वो अब इसे एक फौजी चौकी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। 5 अगस्त को रसद पहुंचाने वाले फिलीपींस के एक फौजी नाव को चीन के एक तटरक्षक जहाज ने पानी की बौछार करने वाले वाटर कैनन चलाकर चुनौती दी। इस घटना के फौरन बाद एक राजनयिक विवाद खड़ा हो गया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने बहुत ही सख्त लहजे में साफ कर दिया कि फिलीपींस को डराया नहीं जा सकता। लेकिन ये पहली बार नहीं जब चीन के किसी तटरक्षक जहाज ने फिलीपींस की रसद पहुंचाने वाली नाव पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया हो। नवंबर 2021 में भी ऐसी ही एक घटना घट चुकी है। चीन ने मांग की है कि या तो फिलीपींस जंग खा रहे अपने युद्धपोत को उस जगह से हटा ले जिसे वो अपना बताता है, या फिर उसे उसकी मरम्मत के लिए कोई निर्माण सामग्री नहीं भेजे। उसने फिलीपींस पर यह भी तंज कसा कि वो अपने खड़े हुए युद्धपोत पर रसद की सप्लाई सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अमेरिका से उकसावा मिला है। भले ही दक्षिण चीन सागर में कई और देशों की मौजूदगी है, लेकिन चीन पूरे इलाके पर ही अपना दावा करता है। वहीं अमेरिका विवाद वाले इस समंदर की आजादी को साबित करने के लिए अक्सर इस इलाके से अपने जहाजों को निकालता है। अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में मार्च के महीने में फिलीपींस में 4 नए नौसैनिक अड्डे बनाने का ऐलान भी किया। वहीं चीन का पानी की बौछार करने वाले वाटर कैनन को चलाने का मतलब अपना इरादा बताना है। लेकिन दक्षिण चीन सागर के तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर ये आसानी से कहा जा सकता है कि भविष्य में होने वाले टकराव सिर्फ पानी की बौछार तक सिमटे नहीं रहेंगे। 9 अगस्त को लेबनान में हथियारबंद शिया गुट हिजबुल्ला और ईसाई बाहुल्य शहर के बाशिंदों के बीच हुई झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। ये हिंसा तब भड़क उठी जब बेरूत को बेका घाटी और सीरिया से जोड़ने वाले एक अहम सड़क पर एक ट्रक के पलटने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे घेर लिया। उनका दावा था कि वो ट्रक हिजबुल्ला के लिए हथियार और गोला बारूद ले जा रहा था। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले गोलीबारी करने का इल्जाम लगाया, जिस दौरान दोनों ही तरफ के लोगों ने अपने एक सदस्य को खो दिया। इस घटना के ठीक एक दिन पहले इजराइल ने लेबनान की सीमा पर हिजबुल्ला के साथ हफ्तों तक चले आ रहे टकराव के बाद किसी भी जंग की स्थिति में लेबनान को पाषाण युग में लौटाने की धमकी दी है। हमारी अगली रिपोर्ट में इस पर देखिए विस्तार से। ईरान समर्थित हिजबुल्ला गुट के सदस्यों और एक ईसाई बहुल शहर के निवासियों के बीच उस वक्त एक जबरदस्त झड़प हो गई जब हथियारों और गोला बारूद से भरा एक ट्रक पहाड़ों पर बसे काहले कस्बे से होकर गुजरने वाली सड़क पर पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रक के पलटने के बाद शहर के बाशिंदों ने उसे घेर लिया और वो ये जानने की मांग करने लगे कि ट्रक पर लदे लकड़ी के बक्सों में क्या सामान ले जाया जा रहा है। इसके बाद शहर के लोगों ने बेरूत और दमिश्क को जोड़ने वाली सड़क को बंद कर दिया। अगले दिन लेबनान की सेना की करीब 10 गाड़ियों को काहले के आसपास तैनात कर दिया गया, जिन्होंने गोला बारूद जब्त करने के बाद इलाके को सुरक्षित कर लिया। काहले के मेयर ने आरोप लगाया कि ट्रक को सुरक्षा दे रहे हिजबुल्ला के लोगों ने वहां के बाशिंदों को ट्रक से दूर रखने की कोशिश में एक शख्स की हत्या कर दी।
हालांकि मृतक के परिवार का दावा है कि वो एक निर्दोष राहगीर था, लेकिन एक चर्च पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें उसे AK-47 राइफल पकड़े हुए दिखाया गया है। कहले की सड़क सुरक्षा पर काफिला ले जा रहा एक ट्रक पलट गया था। गाड़ियों से बाहर आए लोग भीड़ को आने से रोकने के लिए ट्रक के सामने खड़े हो गए। इस हादसे के दौरान ट्रक चालक भी जख्मी हो गया था। जख्मी ड्राइवर की मदद के लिए वहां क्या हो रहा है ये जानने के लिए एक व्यक्ति वहां पहुंचा, लेकिन हिजबुल्लाह के सुरक्षा बलों ने उसे पास आने से मना कर दिया। इसके बाद वहां बहस होने लगी, जिसके बाद उन्होंने लोगों, कारों और वहां के लोगों पर गोली चला दी। कहले में एक नौजवान की उसके घर के सामने ही हत्या कर दी गई। हिजबुल्लाह ने इस दावे का खंडन किया है। उसने एक बयान जारी किया जिसमें दावा किया गया कि उस इलाके में मौजूद भाड़े के लड़ाकों ने वहां इकट्ठा होने के बाद काफिले पर हमला कर दिया था। उन्होंने पहले पथराव किया और फिर गोलीबारी की, जिससे काफिले को सुरक्षा दे रहे दल का एक सदस्य घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। अगले दिन बेरूत के उपनगर वाले इलाके में हिजबुल्लाह के मारे गए सदस्य अहमद कसास के अंतिम संस्कार के जुलूस में सैकड़ों लोग जमा हुए। झूठी और विरोधाभासी बातों में दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लोगों ने पहले गोलीबारी शुरू की, लेकिन ये सच नहीं है। जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं उनके अपने वीडियो और फुटेज, उनसे साफ पता चलता है कि उन्होंने हमारे नौजवानों पर हमले की शुरुआत की। हाल के हफ्तों में भारी मोर्चेबंदी वाली सरहद के दोनों तरफ लेबनानी नागरिकों, हिजबुल्लाह के लोगों और इजरायली सैनिकों के बीच तनातनी देखी गई। हिंसक घटना के एक दिन पहले ही इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने लेबनानी सीमा के इलाके का दौरा किया और लेबनान को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी। मैं हिजबुल्लाह और नसरल्लाह को चेतावनी देता हूं कि वो गलती न करें। अतीत में आपने गलतियां की हैं और उसकी भारी कीमत चुकाई है। ना करें। अगर हालात खराब हुए और जंग की कोई घटना हुई तो हम लेबनान को पाषाण युग में लौटा देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह और लेबनान के हर मीटर को तबाह करने से पीछे नहीं हटेंगे। गलती ना करें। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हम अपने नागरिकों और अपने सैनिकों और अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। ईरान के समर्थन वाला हिजबुल्लाह लेबनान का इकलौता गुट है जिसे 1975 से 1990 तक चले गृह युद्ध के खत्म होने के बाद भी आधिकारिक तौर पर हथियार रखने की इजाजत मिली थी। हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे छोटे देश में ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह और पश्चिमी देशों के समर्थन वाली ईसाई पार्टियों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और हाल ही में हुई झड़प उस अविश्वास और तनाव को ही बढ़ा रही है जिससे संकटग्रस्त लेबनान जूझ रहा है। 9 अगस्त को इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में आयोजित एक राजनीतिक रैली के दौरान राष्ट्रपति पद के एक लोकप्रिय उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फर्नांडो विलाविसेंसियो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए खासे लोकप्रिय थे। इस हत्या की जिम्मेदारी इक्वाडोर के दूसरे सबसे बड़े आपराधिक संगठन लॉस लोबोस ने ली है। हालांकि 20 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे, लेकिन निवर्तमान राष्ट्रपति गिलेर्मो लासो ने विलाविसेंसियो की हत्या पर 3 दिन के शोक और 60 दिन के राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। ऐतिहासिक रूप से शांत मुल्क इक्वाडोर में हाल फिलहाल में हिंसा में बढ़त देखी गई है। पिछले साल की ही बात है जब नशे के तस्करों ने इस दक्षिण अमेरिकी देश पर धावा बोल दिया था। इस मामले में विस्तार से देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। क्विटो जिंदाबाद। ये शहर जहां हमने अत्याचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, ये शहर जहां हमने अत्याचार के खिलाफ बड़ी कहानियां लिखी। 20 अगस्त को हम उसी शहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मातृभूमि को 20 वर्षों से गुलाम बना रखने वाले माफिया के खिलाफ लोकतंत्र के विद्रोह और संघर्ष की अंतिम कहानी लिखने जा रहे हैं। साथियों, 20 अगस्त को हम लोग माफिया और मातृभूमि के बीच एक विकल्प तैयार करेंगे। इस लड़ाई में या तो गैंगस्टर जीत जाएंगे या लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले बहादुर लोग जीतकर अच्छे लोगों की वापसी करेंगे और मातृभूमि वापस हासिल करेंगे। यही वो भाषण है जिसे देने के बाद राष्ट्रपति पद के एक लोकप्रिय उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राष्ट्रपति पद के लिए 20 अगस्त को होने वाले चुनाव में खड़े 8 उम्मीदवारों में 59 साल के फर्नांडो विलाविसेंसियो भी एक थे।
वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा थे जिन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां मिली। उन्हें धमकाने वालों में मैक्सिको के खतरनाक सिनालोआ कार्टेल के सरगना भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि जिस स्पोर्ट्स सेंटर में उनकी रैली आयोजित की गई थी, उसके बाहर उन पर हमला करने वाले घात लगाकर बैठे थे, जिन्होंने उन पर 30 से अधिक गोलियां बरसाई। विला विसेंशियो 5 बच्चों के पिता थे और विवाहित थे। हिटमैन वाली स्टाइल में उनके सिर पर 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस हमले में सांसद का चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार और 2 पुलिसकर्मियों समेत 9 अन्य लोग भी घायल हो गए। कथित हमलावरों में से एक को सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर मार गिराया। दक्षिणी क्विटो और पड़ोसी शहर में की गई छापेमारी में 6 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। सांसद रह चुके विला विसेंशियो पहले पत्रकार थे। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाली सबसे बुलंद आवाजों में एक थे। वो खासतौर से राष्ट्रपति राफेल कोरिया के 2007 से 2017 के कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय थे। ये उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि जिसकी वजह से राष्ट्रपति कोरिया को 8 साल की जेल की सजा हुई। हालांकि राष्ट्रपति के उम्मीदवारों में वो सबसे आगे नहीं थे, लेकिन इक्वाडोर के पुनर्निर्माण आंदोलन की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए वो दूसरे सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार थे। चुनाव में उन्हें वामपंथी और पूर्व राष्ट्रपति राफेल कोरिया की करीबी माने जाने वाली लुइसा गोंजालेज से 13% कम वोट मिले थे। गोंजालेज और राष्ट्रपति पद के दूसरे उम्मीदवारों ने उनकी हत्या की कड़ी निंदा की है और इसके साथ ही उन्होंने अपने चुनावी अभियान को भी रोक दिया। दूसरे कार्यकाल की कोशिश न करने वाले इक्वाडोर के निवर्तमान राष्ट्रपति गुइलेर्मो लासो ने राष्ट्रपति चुनाव से महज 2 हफ्ते पहले हुई इस हत्या को राजनीतिक अपराध करार दिया है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह हत्या चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश है। यहाँ इकट्ठे सभी अधिकारी इस बात पर सहमत और इसके हक में होंगे कि एक लोकतंत्र समर्थक और एक सेनानी के न होने पर चुनाव निलंबित नहीं किए जाएंगे, बल्कि इसके उलट इन हालात में चुनाव कराना लोकतंत्र को और मजबूत करने जैसा होगा। हाल के वर्षों में इक्वाडोर नशे की तस्करी और उससे जुड़ी हिंसा से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। चुनावी प्रक्रिया के बीच ये हिंसा पहले ही एक मेयर और एक संसदीय उम्मीदवार की जान ले चुकी है। हाल के दिनों में नशे की तस्करी, हिंसा, हत्याएं और गिरोहों में बच्चों की भर्ती के मामले में जबरदस्त इजाफा हुआ है। 2021 से 2022 के बीच हत्या की दर भी दोगुनी हो गई। नाउम्मीदी वाले इन हालात की पृष्ठभूमि में राष्ट्रपति पद के एक लोकप्रिय उम्मीदवार की जघन्य हत्या से अंधेरा और गहरा गया है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि इक्वाडोर की आबादी चुनाव के दिन समझदारी से मतदान करके नशे के तस्करों के खात्मे की पृष्ठभूमि तैयार कर देगी। तो ये था हमारा आज का शो। आपको ये शो कैसा लगा, आप हमें जरूर लिखकर बताइए। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल के जरिए, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।